स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोवैलेंसी के बारे में, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी से पहले मैं कुछ आपको पॉइंट बता दूं। हमने लुईस कोसेल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो बेटा, लुईस कोसेल कॉन्सेप्ट के अंदर तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर केवल उसके वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां से हमें न तो किसी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में पता चलता है, न वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसके बारे में पता चलता है। और अगर हम बात करें कि कोई मॉलिक्यूल है, अगर उन मॉलिक्यूल की कोई बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्यों है, इन सब के बारे में हमें लुईस कोसेल कॉन्सेप्ट से पता नहीं चलता। तो इन सभी लिमिटेशन को दूर करने के लिए यहाँ से हमारे पास दो प्रिंसिपल आते हैं, जो कि किस पर बेस है, क्वांटम प्रिंसिपल थ्योरी पर बेस है। क्वांटम आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्वांटम प्रिंसिपल पर वो बेस है, जिसमें आपका एक आता है वीबीटी और दूसरा आता है एमओटी। वीबीटी का मतलब हो गया बैलेंस बोर्ड थ्योरी और एमओटी का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जरा पहले इसको हम राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से वीबीटी को पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि लुईस कोसेल कॉन्सेप्ट फेल, अर्थात जो लुईस और कोसेल का जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया था। किसके लिए? टू एक्सप्लेन। क्या क्या एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था बेटा? वो सबसे पहला था फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, कि एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, अर्थात एक बॉन्ड क्यों बनता है। दूसरा बेटा शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है, उसके बारे में बताने में वो फेल हो गया था। थर्ड बेटा डज नॉट गिव रीजन फॉर डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये तीन वो हैं जो लुईस कोसेल कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन भी है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि लुईस कोसेल कॉन्सेप्ट के द्वारा न तो केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, न मॉलिक्यूल की शेप के बारे में पता चलता है, और अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में डिफरेंस है उसके बारे में भी पता नहीं चलता। इन सभी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारे पास यहाँ से दो थ्योरी आएगी, और वो दोनों किस पर बेस होगी बेटा? क्वांटम मैकेनिक पर। तो इसके आगे मैं लिखता हूँ यहाँ से नेक्स्ट। तो यहां से मैं लिख रहा हूं बेटा, टू ओवरकम दीज लिमिटेशन बाय टू थ्योरीज, दो थ्योरी के द्वारा ऐसा हम करते हैं। कौन कौन सी है वो, जो किस पर बेस है वो भी ध्यान रखना। बेस अपॉन क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल्स। तो बेटा वो आपके क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल जो है उस पर बेस होती है, जिसमें आपका सबसे पहला आएगा वीबीटी, जिसकी फुल फॉर्म है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और सेकेंड है बेटा एमओटी, जिसकी फुल फॉर्म है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेटा अब हम आगे यहाँ से वीबीटी और एमओटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहला मैं ले रहा हूँ वीबीटी। फर्स्ट मैंने डिस्कस किया बेटा वीबीटी, जिसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। तो बेटा वीबीटी को प्रेजेंटेड बाय, अर्थात इसको प्रेजेंटेड किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट था, हेटलेयर एंड लंदन, इन दोनों ने इसको प्रेजेंटेड किया था बेटा। लेकिन इसका एक्सटेंडेड किसने किया था? तो बेटा इसका एक्सटेंडेड किया था पोलिंग एंड स्लेटर।
इन्होंने इसका क्या किया था बेटा, एक्सटेंडेड किया था। इसी के साथ ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा हो गया। अब हम यहाँ से वीबीटी के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। चाहो तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पॉइंट हमारा ओवरलैपिंग थ्योरी या ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, अर्थात हम ओवरलैपिंग थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे तो बेटा इसके नाम से ही क्लियर है, ओवरलैप होना। ओवरलैप का मतलब होता है मर्ज हो जाना। तो ओवरलैप से मतलब होता है बेटा कॉमन एरिया शेयरिंग। तो ओवरलैपिंग से मतलब है बेटा, अगर मैं ओवरलैपिंग को सेंस समझाऊं तो इसका सेंस है बेटा कॉमन एरिया शेयरिंग, अर्थात हमारा जो कॉमन एरिया जो शेयरिंग के बाद बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। चलो पहले मैं इसको समझाता हूं, बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे ये एक एटम है बेटा, ये न्यूक्लियस, अगेन ये आपका एटम है बेटा। ये दोनों एटम क्या होंगे, पार्शियली मर्ज हो जाएंगे बेटा। इसको हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब मर्ज होंगे तो एटम के मर्ज होने से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और मर्ज होकर ये इस तरह से बनेंगे। ये जो पार्ट है ये पार्शियली मर्ज पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं बेटा कॉमन एरिया। कॉमन एरिया शेयरिंग पार्ट है। और ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है बेटा, ओवरलैप कहलाता है। तो यह है ओवरलैप। और ये जो कॉमन एरिया है इस पार्ट को, मतलब जहां पर ये दोनों आपस में आके कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं कॉमन एरिया। और ये जो कॉमन एरिया पार्ट होते हैं इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन वही अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं, जिससे यहाँ पर कोविलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने कोविलेंट बॉन्ड में भी पढ़ा था, तो ये कोविलेंट बॉन्ड के बारे में ही है। अर्थात इन्होंने ये बताया था कि कोविलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो बताओ इसका डेफिनेशन क्या हो गया। तो डेफिनेशन हो गई पार्शियली मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, ओवरलैपिंग। तो यहां से डेफिनेशन लिख रहा हूं पहले। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। तो डेफिनेशन हो गई पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ध्यान रखना, पार्शियली मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है इनका पार्शियली मर्ज हो जाना, वही क्या कहलाता है बेटा, आपका ओवरलैपिंग कहलाता है। अब बात आती है ओवरलैपिंग के अंदर पॉइंट नंबर 1 की, कि ओवरलैपिंग क्या है। तो हमें पता है बेटा, ओवरलैपिंग के वाया कोविलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और कोविलेंट बॉन्ड के अंदर जो कॉमन आपका कॉमन एरिया जो शेयरिंग है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दोनों भी अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। और बेटा जो मर्ज करने जाएंगे वो भी कौन से, ध्यान रखना, जब ये मर्ज होंगे तो यहाँ पर इनके पास हाफिल होंगे। तो देखो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में लिखेंगे पॉइंट। तो जैसे मैंने बेटा ये हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे अगेन मैं एक और मोल आपका ले रहा हूँ, ये हाइड्रोजन अगेन ले लिया, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक है, जहां पर भी आपका एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये दोनों जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे बेटा, पार्शियली मर्ज होंगे, एक दूसरे की ओर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है, मोर अट्रैक्टिव है, दोनों आप एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। जैसे अट्रैक्ट होंगे बेटा, अट्रैक्ट होने के बाद ये मर्ज हो जाएंगे, तो ये मर्जिंग हो गया। अब देखो आप, जैसे मर्जिंग हुआ तो ये कॉमन एरिया है, इस कॉमन एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। और अपोजिट स्पिन के मतलब यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोविलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वैलेंसी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम के वैलेंसी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ओवरलैपिंग के वाया पेयरिंग होकर अपोजिट स्पिन में होते हैं और कोविलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, वो है कि हाफ
filled orbital of valency shell of two atoms overlap to each other, overlap to each other to form covalent bond having opposite spin electron. तो ध्यान रखना बेटा, हाफ फिल ऑर्बिटल, ये हाफ फिल ऑर्बिटल था, दो एटम है, इनके वैलेंसी शेल कंबाइन होंगे, ओवरलैप होंगे, ओवरलैप होने से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो भी किसके साथ होंगे बेटा, अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट की मैं बात करूं तो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, अर्थात ये जो ओवरलैपिंग होती है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से होती है, और उस डायरेक्शन से होगी जहां पर उनके ओवरलैप होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि जहां पर ओवरलैप होने की टेंडेंसी नहीं है वहां से ओवरलैप हो जाए। जैसे देखो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर है तो ओवरलैपिंग इधर से होगी, इधर से नहीं हो सकती क्योंकि इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, डायरेक्शनल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि हमेशा जो आपकी ओवरलैपिंग होती है वो उस डायरेक्शन से होती है जहां पर ओवरलैपिंग होने की टेंडेंसी मोर होती है। तो नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, orbitals come to closure orbital comes closure to each other from side बोल दो या फ्रॉम डायरेक्शन बोल दो, where more overlapping so that covalent bond are डायरेक्शनल। तो ध्यान रखना बेटा, ऑर्बिटल कम टू क्लोजर ईच अदर, ऑर्बिटल हमेशा उस तरफ से एक दूसरे के पास आएंगे या उस डायरेक्शन से एक दूसरे की ओर आएंगे जहां पर ओवरलैपिंग मोर होने की टेंडेंसी है, इसलिए आपका कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल होता है। इसी के साथ आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। तो बेटा पॉइंट नंबर 3 आता है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा ओवरलैपिंग से बनेगा। तो आपको पता है जितना बेटर ओवरलैपिंग होगा, जितना ज्यादा वो मर्ज होंगे, आपका बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में डिपेंड करेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगा। अर्थात हम बोलते हैं कि अगर मोर ओवरलैपिंग हो रही है, अगर आपका मोर ओवरलैपिंग होगी तो बनने वाला बॉन्ड मोर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा, अर्थात बनने वाला बॉन्ड आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मर्ज होगा उतने ही ज्यादा उसकी बाइंड होने की टेंडेंसी होगी, जितना ज्यादा बाइंड होने की टेंडेंसी होगी उतना ही ज्यादा ओवरलैप होगा और उतना ही ज्यादा आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाँ, इसी के अंदर मैं बात करूं तो ये डिपेंड किस पर करेगा, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए बेटा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग
डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, ये आपके दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। अर्थात ओवरलैपिंग जो होती है वो दो पॉइंट पर डिपेंड करती है। उसमें से सबसे पहला मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल। आपने जो ऑर्बिटल लिया है उस ऑर्बिटल की नेचर पे डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा ऑर्बिटल लिया है। तो इसलिए ध्यान दें आप लोग, नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है। क्यों, उसका रीजन बता रहा हूं। देखो, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल जो होता है बेटा वो नॉन डायरेक्शनल होता है। ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर होती है स्पेरिकल। अब आप मुझे बताओ, अगर ये नॉन डायरेक्शनल है, इसका स्ट्रक्चर स्पेरिकल है, तो इसमें बाइंड होने की अर्थात इसमें मर्ज होने की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो इसके अंदर किसी भी डायरेक्शन में मर्जिंग हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर एक्सटेंट क्या होगा, कम होगा। तो नॉन डायरेक्शनल है, स्पेरिकल है, इस वजह से यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगी बेटा वो क्या होगा, लो होगा। बट अगर मैं बात करूं कुछ की पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, ये तीनों जो ऑर्बिटल है आपके, ये डायरेक्शनल होते हैं बेटा। इन सब में डायरेक्शन होती है और ये सब डायरेक्शनल होते हैं, तो इनके अंदर एक्सटेंट ऑफ जो आपका ओवरलैपिंग होगा वो बहुत बढ़िया भी होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगा वो लो नहीं बेटा, हाई होगा, क्योंकि ये सब डायरेक्शनल है। और डायरेक्शनल होने की वजह से इनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से होगी। इस वजह से यहाँ पर ओवरलैप होने की टेंडेंसी मोर है। ओवरलैप होने की टेंडेंसी मोर है तो बेटा यहाँ से बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड भी मोर स्ट्रांग होगा। अब बारी आती है किसकी, नंबर 2 पॉइंट की। नंबर 2 पॉइंट में आता है बेटा, अभी मैंने लिखा नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर 2 पॉइंट में आएगा बेटा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कि आपके जो ओवरलैप हो रहा है उसका नेचर क्या है। तो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में मैं बात करूं तो ये भी 2 टाइप की हो गई। एक हो गई बेटा कोअक्साइल, एक हो गई कोलेटरल। देखो, एक तो होती है बेटा कोअक्साइल ओवरलैपिंग। क्या सेंस है इसका, तो इसका सेंस है बेटा अक्साइल, अर्थात वो ओवरलैपिंग जो एक्स से होती है, इसको हेड टू हेड भी बोलते हैं बेटा, हेड टू हेड। अर्थात इस ओवरलैपिंग के अंदर हमेशा इस तरह से हेड टू हेड मिलेगा। इस तरह से ओवरलैपिंग होगी बेटा, ये इस तरह की ओवरलैपिंग होती है। और ये ओवरलैपिंग जो होती है वो मोर इफेक्टिव है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपके जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, अर्थात स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं। तो कोऑक्साइल अगर ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, तो कोऑक्साइल ओवरलैपिंग का मतलब हो गया एक्सटेंट यहाँ पर जो होगा वो काफी क्या होगा, मोर होगा। लेकिन एक और ओवरलैपिंग होती है बेटा ऐसा ही कोऑक्साइल के अलावा, कोलेटरल। कोलेटरल ओवरलैपिंग, इसको साइडवेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं बेटा, साइडवेज ओवरलैप बोलते हैं इसको। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है बेटा वो साइड से होती है। कैसे, जैसे आपका देखो ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, ऐसे साइड से जो मिलेंगे उस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल। तो यहाँ पर आपका जो कॉमन एरिया जो शेयरिंग होता है वो न्यूक्लियस के अबाव और बिलो होता है, न्यूक्लियस के बीच में नहीं होता। तो बताओ इन दोनों में से किसके अंदर मोर अट्रैक्टिंग होगा। तो बेटा यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बीच में होने की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पर अट्रैक्शन लेस होगा। अगर यहाँ अट्रैक्शन मोर होगा तो यहाँ पर बनने वाला आपका जो कोविलेंट बॉन्ड है अर्थात जो ओवरलैपिंग है वो मोर इफेक्टिव होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोऑक्साइल के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है बेटा वो कोलेटरल के कंपेयर में क्या होती है, लेस होती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो क्या पॉइंट लिखेंगे, कोऑक्साइल ओवरलैपिंग हेड टू हेड का मतलब हो गया एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर। और अगर कोलेटरल साइड वे की बात करूं मैं तो यहां पर क्या लिखूंगा, तो यहां पर आएगा बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लेस। तो यहां पर मोर होगा और जबकि यहां पर क्या होगा बेटा, लेस होगा। अगर कोअक्साइल में भी ऑर्डर की मैं बात करूं, कोअक्साइल ओवरलैपिंग में अगर ऑर्डर की बात करें अपन लोग, तो आपको पता है बेटा, आपने जैसे ऊपर डिस्कस किया है कि पी डी एफ ये डायरेक्शनल होते हैं, ये डायरेक्शनल नहीं होता है। तो कोअक्साइल ओवरलैपिंग में सबसे ज्यादा होगा बेटा पीपी, उसके बाद में होगा बेटा पी एस और सबके लास्ट में कौन सा होगा, एस एस, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है और ये इसमें दोनों ही डायरेक्शनल है। इसी के साथ आपका ये
पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, अब हम स्ट्रेट ऑन कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। उनमें से सबसे पहला पॉइंट यह है कि बेटा न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस के सबसे क्लोजर होता है 1s, अर्थात हाइड्रोजन जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है वो सबसे बेटर ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग में 1s ऑर्बिटल यूज होता है और 1s क्लोजर टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के सबसे पास है, इसलिए सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग भी है और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। अगर आपका 1s ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, अर्थात हाइड्रोजन एटम, तो हमें पता है बेटा इसके अंदर मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। तो यहां पर आपको पता है बेटा मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन यह है कि बेटा ये न्यूक्लियस के काफी क्या होता है, क्लोजर होता है, तो मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। उसका रीजन क्या है? बिकॉज 1s ऑर्बिटल क्लोजर टू न्यूक्लियस, अर्थात ये न्यूक्लियस के बहुत ही ज्यादा पास में होता है, इसलिए यहां पर मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। अब अगर मैं डिस्टेंस ऑर्डर फ्रॉम द न्यूक्लियस की अगर बात करूं मैं यहां से, तो ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, अर्थात न्यूक्लियस से डिस्टेंस के ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पास में 1s है बेटा, उसके बाद में 2s है, फिर 3s है, उसके बाद में 2p है, उसके बाद में 3p है। ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस का ऑर्डर है। तो आपको पता है जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते जाएंगे ओवरलैपिंग क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे जैसे आपका ऑर्बिटल दूर होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो नेचर है वो कम होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ओवरलैपिंग होने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। आगे बात करूं मैं यहाँ से, तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, फॉर सिंगल बॉन्डेड होमोन्यूक्लियर एटम्स, इन लिखो यहाँ पर, फोर नहीं बेटा, इन सिंगल बॉन्डेड होमोन्यूक्लियर एटम, अर्थात सिंगल बॉन्डेड होमोन्यूक्लियर। देखो होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों एटम आपके सेम हो। तो इन सिंगल बॉन्डेड होमोन्यूक्लियर एटम्स वाले जो पोर्शन होते हैं उनमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इनके अंदर में अगर मैं बात करूं तो बेटा किसकी बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। ऐसा क्यों? तो उसके लिए आप देखिएगा हाइड्रोजन के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है बेटा, वो ओवरलैपिंग इस तरह से होती है जिसके अंदर यहाँ पर भी 1s है, यहाँ पर भी 1s है। तो हाइड्रोजन के अंदर दोनों ऑर्बिटल आपके 1s के हैं, और 1s कहाँ पर होता है बेटा, न्यूक्लियस के क्लोजर। और अगर वो न्यूक्लियस के क्लोजर होता है तो वहां पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग मोर होगी। अगर ओवरलैपिंग मोर होगी तो बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और अगर बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी बेटा, मोर होगी। तो इसका रीजन क्या है? तो वो देखिएगा, इसका रीजन मैं लिख रहा हूं, formed by overlapping between 1s ऑर्बिटल। तो ध्यान रखना आपका जो H2 का फॉर्मेशन हो रहा है, उस हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 1s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग बोलते हैं, मोर इफेक्टिव
ओवरलैपिंग। तो ये आपका मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग है बेटा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही आपके जो ऑर्बिटल है, बिकॉज बोथ ऑर्बिटल क्लोजर टू न्यूक्लियस, आपके दोनों ही जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के क्लोजर है। और अगर न्यूक्लियस के क्लोजर है तो बेटा ओवरलैपिंग भी मोर होगी और बनने वाला बॉन्ड भी मोर इफेक्टिव होगा, इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कंक्लूजन यही है कि अगर क्लोजर टू न्यूक्लियस है, अगर कोई क्लोजर टू न्यूक्लियस है तो बेटा वहां पर आपका मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी हमेशा। और अगर मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो बनने वाला जो आपका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बेटा उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या होगी? मोर होगी। ठीक है। तो अब हम यहाँ से सिंगल बॉन्डेड एटम्स के अंदर अगर ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा? तो यहां से मैं लिख रहा हूं बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर इन होमो न्यूक्लियर एटम इन सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड के होमोन्यूक्लियर जो आपके एटम्स है उनके अंदर बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी बेटा HH अर्थात H2 की होगी। क्यों होगी H2 की? क्योंकि इसके अंदर ओवरलैपिंग के अंदर दोनों ऑर्बिटल आपके 1s 1s है जो कि क्लोजर टू न्यूक्लियस है। इसके बाद में आएगा बेटा कार्बन कार्बन, उसके बाद में बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सबके लास्ट में आएगा फ्लोरीन। ये इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। ऐसा क्यों? तो आप देखो कार्बन के अंदर भी बेटा 2p है, नाइट्रोजन में भी 2p है, ऑक्सीजन में भी 2p है और फ्लोरीन के अंदर भी 2p है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ओवरलैपिंग हो रही है वो सेम है 2p का। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई और कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो वो क्या है कॉन्सेप्ट है? देखो आप यहाँ पर बेटा 7 तो 6 से लोन पेयर है, यहाँ पर आपके पास लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। तो अब आप जरा देखो कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिएगा बेटा रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ से यहाँ तक जाने पर रेडियस डिक्रीज हो रही है। अगर रेडियस डिक्रीज होगी तो बेटा इनका साइज क्या होगा? छोटा होगा। अब बताओ साइज छोटा होगा, लोन पेयर ज्यादा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस घट रही है और बेटा लोन पेयर जो है वो बढ़ रहे हैं। अब आप बताओ रेडियस घट रही है, लोन पेयर बढ़ रहे हैं, तो रिपल्सन क्या होगा? मोर होगा। तो रिपल्सन की टेंडेंसी बढ़ेगी और रिपल्सन की टेंडेंसी बढ़ेगी तो बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। कहने का मतलब यह है कि फ्लोरीन स्मॉलर इन साइज है और इसके अराउंड आपके पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर ज्यादा होगा। लोन पेयर ज्यादा होगा तो बेटा ये दूर दूर भगेंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी के साथ आपका पॉइंट क्लियर होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन आया बेटा, अभी हमने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया तो उसका कंक्लूजन क्या है? तो उसका कंक्लूजन यही है, फॉर सिंगल बॉन्डेड एटम, अगर आपके सिंगल बॉन्डेड एटम्स हैं या सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स बोलेंगे क्योंकि एटम से मॉलिक्यूल बन गया, तो आपके 4 सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं तो जो स्मॉलर इन साइज होगा तो बेटा वहां पर आपको पता है लोन पेयर जो रिपल्सन है वो मोर होगा। लोन पे रिपल्सन मोर होगा तो बेटा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो पता है बॉन्ड एनर्जी कम होगा। तो ध्यान रखना लोन पे रिपल्सन बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एनर्जी कम होता है। चलो इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जहां से हम इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले लिया मैंने ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन, और क्लोरीन एटम से क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और यहां पर मैं ले रहा हूं फ्लोरीन, ये फ्लोरीन लिया मैंने।
अर्थात एक तो लिया है मैंने F2 और एक मैंने लिया है Cl2। आप बताइएगा इन दोनों में से किसका बॉन्ड एनर्जी मोर है। तो हमें पता है बेटा क्लोरीन और फ्लोरीन में से क्लोरीन लार्जर इन साइज है ड्यू टू लार्जर इन साइज, लेस रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर, जबकि फ्लोरीन का साइज क्लोरीन के कंपेयर में लेस है, तो ये स्मॉलर इन साइज है बेटा। आप बताओ स्मॉलर इन साइज होगा तो क्या होगा, मोर रिपल्सन होगा बिटवीन लोन पेयर। बताओ लोन पेयर में लेस रिपल्सन है, यहाँ पर मोर रिपल्सन है, तो ये आपका लेस स्टेबल होगा, सॉरी लेस रिपल्सन है तो मोर स्टेबल होगा। आप बताइएगा मोर स्टेबल होगा तो इसका मतलब इसका एनर्जी भी क्या होगा, मोर होगा। जबकि ये लेस स्टेबल होगा तो इसका फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो बेटा इसकी जो एनर्जी है वो भी क्या होगी बेटा, लेस होगी। तो Cl2 और F2 में से Cl2 की बॉन्ड एनर्जी हमेशा F2 से मोर होती है। ऐसा ही आप देखिएगा ग्रुप नंबर 16 में मैं बात करूं, ऑक्सीजन है और सल्फर है, सिंगल बॉन्डेड ही है। किसका ज्यादा होगा बेटा, सल्फर का, क्योंकि साइज में लार्जर है वो स्मॉलर है। ऐसा ही मैं ग्रुप 15 में बात करूं, नाइट्रोजन और फास्फोरस वही सिंगल बॉन्डेड है, तो भी किसका होगा, फास्फोरस का। बट अब बारी आती है ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 ले रहा हूं मैं, और ग्रुप नंबर 14 में कार्बन और सिलिकॉन। आपको पता है ग्रुप 14 के अंदर बेटा नो लोन पेयर, अगर नो लोन पेयर तो आपको पता है नो रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर। जहां पर लोन पेयर नहीं है तो कोई रिपल्सन नहीं होगा, और अगर यहाँ रिपल्सन नहीं होगा तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट भी अब नहीं लगेगा बेटा, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट दूसरा लगेगा। आप देखो कार्बन जो है ये कौन से का है बेटा, यहाँ पर 2p है, और सिलिकॉन जो है वो कौन से में बेटा, 3p में। ये मोर क्लोजर है, वो थोड़ा फार है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग मोर होगी, वहां पर लेस होगी, तो इसका बॉन्ड एनर्जी इसके कंपेयर में मोर होगा। तो बताओ यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है, तो यहाँ पर लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर साइज वाला लगेगा बेटा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होगा वो ध्यान दे, स्मॉलर इन साइज है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, स्मॉलर होगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा बेटा, मोर होगा। जबकि आपको पता है थर्ड पीरियड का है, तो ये लार्जर इन साइज होगा बेटा, तो बॉन्ड लेंथ मोर होगा, तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा बेटा, लेस होगा। इसी के साथ आपका ये कंक्लूजन से रिलेटेड पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम इसको कंक्लूजन की फॉर्म में लिखना चाहें तो कंक्लूजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कंक्लूजन है बताओ, तो मेरे पास कंक्लूजन यही आ रहा है बेटा कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड, इसके अंदर अगर हम बात करें तो थर्ड पीरियड एलिमेंट का बॉन्ड एनर्जी जो है वो सेकेंड पीरियड से ज़्यादा है। किसके अंदर, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17। तो बेटा ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 जो है उनके जो सिंगल बॉन्डेड एटम है, उनके सिंगल बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर हमेशा सेकेंड और थर्ड में से थर्ड पीरियड के बॉन्ड एनर्जी सेकेंड पीरियड वाले से ज़्यादा होगी। उसका रीजन है लोन पेयर रिपल्सन। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट कंक्लूजन देखिएगा अब क्या होगा। तो अगर नेक्स्ट में कंक्लूजन या पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट कंक्लूजन पॉइंट यही है कि बेटा आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका बॉन्ड एनर्जी हमेशा
डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगा, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी हमेशा सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होगा। अर्थात बॉन्ड एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिपल का हमेशा ज़्यादा होगा और सिंगल का लेस होगा। और अगर सिंगल में भी अगर हम बात करें तो अगर सिंगल में भी कंपेयर करें तो स्मॉलर इन साइज जो है उसका ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, लार्जर इन साइज के कंपेयर में। कब, जब कोई लोन पेयर नहीं हो, और अगर लोन पेयर होता है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे इसको ओवरऑल मिला के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो है N2O2 H2 और F2। बताइएगा इनमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। सभी में एक ही क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। पहले में देखो आप N ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, दूसरे में डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ तक तो आपका ऑर्डर हो गया। दोनों सिंगल बॉन्डेड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो आप देखो 1s ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग है, क्लोजर टू न्यूक्लियस है बेटा, और स्मॉलर इन साइज भी है। फ्लोरीन के अंदर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो आपके 2p में हो रही है, बट आपको पता है यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है और लोन पेयर प्रेजेंट है और स्मॉलर इन साइज में है, तो लोन पेयर रिपल्सन होगा, इससे यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी के सिमिलर, N2O2 Cl2 और F2। अब क्या होगा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, तो पहला तो Nn ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, इसका होगा, फिर डबल बॉन्ड है इसका होगा, और आपको पता है ये दोनों ही सिंगल बॉन्डेड है। क्लोरीन क्लोरीन और फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों ही सिंगल बॉन्डेड है, दोनों पे लोन पेयर है बेटा। इसका मतलब अब यहाँ पर लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। अगर दोनों पर लोन पेयर है तो आपको पता है लोन पेयर प्रेजेंट में हमेशा लार्जर इन साइज वाला होता है, तो ये लार्जर है बेटा साइज में और ये स्मॉलर है। अब बताओ अगर ये स्मॉलर इन साइज है, ये लार्जर है, तो यहाँ पर लेस रिपल्सन होगा तो मोर एनर्जी होगी। लेस रिपल्सन है यहाँ पर, जबकि बेटा स्मॉलर इन साइज है तो यहाँ पर आपको पता है मोर रिपल्सन है, तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड O और C सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड का आएगा उसके बाद में सिंगल बॉन्ड का आएगा। इसी के साथ में आपका ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा बेटा। अगर आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।